नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे एआईबी यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में पूछे गए कुछ विशेष प्रश्नों के बारे में जो एक्चुअली इंडियन पेनल कोड से पूछे गए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। और हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आईपीसी के वो क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो पिछले दो संस्करणों में यानी कि 17वें और 16वें संस्करण में इंडियन पेनल कोड से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, आईपीसी की धारा 53 के अनुसार चोट शब्द किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से पहुंचाई गई क्षति को दर्शाता है। तो एज पर सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या ऑल ऑफ देम। तो ये जो इंजरी है, जब इंजरी शब्द का यूज होता है तो इसमें इनमें किन किन चीजों की इंजरी जोड़ी जाती है इसके बारे में यहां पे पूछा हुआ है। तो इसके जस्टिफिकेशन को जरा देखिएगा। The word injury denotes any harm, whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property. तो as per the justification इसका जो सही आंसर होगा all of the above। ये सभी जो है इंजरी को डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में कॉस्टिंग काउच का उदाहरण है। कॉस्टिंग काउच इन बॉलीवुड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, sexual harassment, both A and B, none. Justification देखिए, when we say costing couch, it refers to a practice that is prevalent in the Bollywood as well as Hollywood, which can be understood as if an aspiring actor wishes for a particular role in a movie, they are asked to perform sexual favor in exchange of that. It is a means to abuse power on the casting director's end. तो जब भी कोई एक्टर फिल्म में काम करना चाहता है और फिल्म में उस पर्टिकुलर रोल के लिए उसके बदले में उससे अगर कुछ सेक्सुअल फेवर मांगी जाती है, इसी को कॉस्टिंग काउच कहते हैं। तो ये एक तरह का सेक्सुअल हरासमेंट है और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले जीवन के अधिकार के विस्तार से लेकर स्वास्थ्य और अन्य स्वच्छ स्थिति के अधिकार तक के प्रश्न पर गौर करने का प्रयास किया? In which of the following case the Supreme Court first of all made an attempt to look into the question regarding the extension of the right to life to the right to health and other hygienic condition? चार ऑप्शन दिए गए हैं। द रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट, केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, V लक्ष्मीपति वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, FK हुसैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहां पे इसके एक्सप्लेनेशन पे हम चलेंगे। द सुप्रीम कोर्ट हैड रिसीव्ड अ रिट पिटीशन फ्रॉम द रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र रिगार्डिंग द अनऑथराइज्ड एंड इलीगली ऑपरेशन ऑफ लाइमस्टोन क्वेरीज इन द मसूरी हिल रेंज, इंडिया। इट वाज आर्ग्यूड दैट द क्वेरीज caused a hazard to healthy environment and affected the perennial water spring। तो ये जो आपको जस्टिफिकेशन है ये बताता है कि रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट जो है वो जो केस ला है वो केस ला एक्चुअल में राइट टू हेल्थ एंड अदर हाइजीनिक कंडीशन को सपोर्ट करता है या इसी के लिए बना हुआ है और इसकी वजह से ये वहां पर लाया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत से भाग गया है या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है यदि अपराध को मृत्युदंड के तहत निपटाया जाता है। Harboring an offender who had escaped from the custody or whose apprehension has been ordered if the offense be capital is dealt under। तो ये ऑफेंस किसके अंदर में डील होगा? अगर कोई अपराधी जिसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास इस तरह की चीजें जो है हो गई हैं और वो जो है हिरासत से भाग गया है, तो वो आईपीसी की कौन सी धारा उसको डील करती है इसके बारे में यहाँ बात कर रहा है। तो आईपीसी की सेक्शन 216 हार्बोरिंग ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम द कस्टडी और whose apprehension has been ordered। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आईपीसी की धारा 216 सेक्शन 216 ऑफ आईपीसी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, द मैक्सिम एक्टस नॉट फेसिट रियम
nisi mensit rea मीन्स कहावत एक्टस नॉट फैसिट रेम निसी मेंस रिसिट रिया का अर्थ क्या है? देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड, क्राइम हैज टू बी कवर्ड विथ गिल्टी माइंड, क्राइम इज द रिजल्ट ऑफ गिल्टी माइंड, इन क्राइम इंटेंशन इज रेलिवेंट, मोटिव इज रेलिवेंट। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिख रहा है, देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड, तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन को भी आप देख लीजिए। द लैटिन फ्रेज एक्टस नॉन फेसिट रियम nisi mensit rea, which can be roughly translated as an act does not make a person guilty unless their mind is also guilty, represents a fundamental principle in the criminal law। तो इसका ऑप्शन एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया। The famous pronouncement of Delhi High Court regarding constitutional validity of Section 377 Indian Penal Code reversed by Supreme Court in किस केस में ऐसा हुआ था, इसकी थोड़ी सी डिटेल हम लोग देखते हैं। Portions of the section were first struck down as unconstitutional with respect to the gay sex by the Delhi High Court in July 2009. That judgment was overturned by the Supreme Court of India on 11 December 2013 in the Suresh Kumar कौशल वर्सेस नॉस फाउंडेशन। तो सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नॉस फाउंडेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया था जिसमें कि गे सेक्स के बारे में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको परमिशन दे दी और इस केस को पलट दिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुरेश कौशल वर्सेस नॉस फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट has held that the investigating officer should be allowed to refer to the record of investigation। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड का उल्लेख करने की अनुमति दी जानी चाहिए? पहला केस आपको दिखा रहा है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस येरप्पा रेड्डी, मोहम्मद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बाबूराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस ओम प्रकाश। तो ये चार आपको ऑप्शन दे रहे हैं। आइए हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। एविडेंस एक्ट क्या कहता है? रिफ्रेशिंग मेमोरी बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब आता है कोर्ट में तो वो अपने जो रिकॉर्ड उसने दिए होते हैं उससे अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन रिफ्रेश हिज मेमोरी फ्रॉम द कंटेम्पोरेरीज रिकॉर्ड ऑफ व्हाट ही हैड रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन व्हाइल आंसरिंग क्वेश्चन इन द कोर्ट। और ये जो इसका सही आंसर है वो है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस येरप्पा रेड्डी। और इसी केस लॉ के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जांच अधिकारी जांच के रिकॉर्ड का उल्लेख करने की अनुमति दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज ऑफन इन्वोक्ड अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल इन केस एलिगिंग प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। आईपीसी की किस धारा के तहत पेशेवर लापरवाही को आरोप लगाने के मामले में अक्सर चिकित्सा पेशेवर के खिलाफ पेशेवर लापरवाही का आरोप लगाया जाता है? तो अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई पेशेंट किसी हॉस्पिटल में मर जाता है या डेथ हो जाती है और उस केस में उसके जो अटेंडेंट होते हैं वो डॉक्टर पे लापरवाही का आरोप लगाते हैं, तो ये आरोप आईपीसी की किस धारा में डील होता है? सेक्शन 304 आईपीसी रीड्स एज 304A, causing death by negligence। Whoever caused the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो जब भी ऐसा केस आता है जहां पे डॉक्टर की लापरवाही की वजह से कोई मर जाता है तो ये आईपीसी की 304A सेक्शन के तहत डील होती है और इसमें जो पनिशमेंट है वो 2 साल का या फाइन का या दोनों हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक लोक सेवक बी के आधिकारिक कार्य के निष्पादन में ए के कुछ अनुग्रह दिखाने के पुरस्कार के रूप में रिश्वत देने की पेशकश करता है और बी रिश्वत स्वीकार करता है। इंग्लिश में देख लीजिए, ए ऑफर्स टू ब्राइब बी a public servant as a reward for showing A some favor in the exercise of B official function। B accepts the bribe। तो B ने अगर ब्राइब को एक्सेप्ट कर लिया है तो इस केस में आईपीसी की कौन सी धारा काम करेगी? तो आइए जस्टिफिकेशन देखते हैं पहले।
Section 161 of IPC deals with a public servant who accepts or obtains or agrees to accept from any person for himself or for any other person any gratification other than the legal remuneration. तो आईपीसी की 161 जो सेक्शन है वो डील करती है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ब्राइब स्वीकार करता है किसी फेवर के रूप में तो वो इसके थ्रू डील होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, has abated the offense defined in the section 161 IPC. क्वेश्चन नंबर 10, जेड ने पागलपन के प्रभाव में एक्स को मारने का प्रयास किया। क्या जेड एक अपराध का दोषी है? क्या एक्स को भी निजी बचाव का वही अधिकार है जो उसे तब मिलता जब जेड भी स्वस्थ चित्त का होता? तो यहां पे पूछ रहा है कि अगर जेड पागलपन में है और उसने एक्स को मारने का प्रयास किया तो क्या जेड एक अपराध का दोषी है? और एक्स के पास जो उसके बचाव का प्रावधान है, क्या जेड अगर सही भी होता तो वही प्रावधान होता और पागल है तो वही प्रावधान है? यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन 1 होगा वो ज्यादा सही है। जेड हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। जब वो पागलपन में है तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया एज पर द सेक्शन 98 ऑफ आईपीसी एंड सेम राइट अ प्राइवेट डिफेंस टू एक्स इफ जेड इज मैड। और एक्स के पास वही राइट है, अगर वो जेड सही भी होता या मैड होता तो भी उसके पास वो राइट है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकता है। तो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ इंडियन पेनल कोड एन ऑफेंस इज पनिशेबल इफ इट इज डन बाय चाइल्ड। तो सेक्शन 82-83 आईपीसी के तहत किसी चाइल्ड के द्वारा कोई अपराध अगर किया जाता है तो वो कब पनिशेबल होता है? जब वो बच्चा 7 साल से लेकर 12 साल की एज का हो और उसने सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग अटेन कर ली हो, तो ऐसे केस में ये जो सेक्शन 82-83 के तहत अपराध बच्चे का जो है पनिशेबल होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, 7 से 12। और दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये कि उसने सफिशिएंट मैच्योरिटी अटेन कर ली हो, अंडरस्टैंडिंग उसके पास हो। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने पूछा है नेम 2 इसेंशियल कंडीशन ऑफ पीनल लायबिलिटी। दंडात्मक दायित्व की 2 आवश्यक शर्तों का नाम बताइए। गिल्टी बाय बॉडी, राइटफुल एक्ट, गिल्टी इंटेंट एंड रॉन्ग मोटिव, गिल्टी माइंड एंड रॉन्गफुल एक्ट, गिल्टी मोटिव एंड रॉन्गफुल एक्ट। तो यहां पे द मैक्सिम actus not specitrium nisi mens citria, the act alone does not amount to guilt. It must be accompanied by a guilty mind. It is considered to be the condition of the penal liability. Thus, there are 2 conditions of penal liability: act, guilty mind और mens rea। मतलब अगर उसने wrongful act किया है और mind guilty है तो वो penal liability उस पर बनती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 13 प्रोविजन फॉर राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज गिवन अंडर। तो निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रावधान आईपीसी के किस सेक्शन में दिए गए हैं? तो आईपीसी का सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 तक डील करता है प्राइवेट डिफेंस को। ठीक है, प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी। दिस राइट कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड व्हेन रिसोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज इज नॉट अवेलेबल टू अ पर्सन। जब कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं मौजूद है उस समय ये पब्लिक पर्सन के लिए अवेलेबल रहती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सेक्शन 96 से 106 तक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द कंसेंट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी के तहत कौन सा कंसेंट वैलिड नहीं होगा? इफ गिवन अंडर फियर और इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, इफ गिवन बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इफ गिवन बाय चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज। तो ये जो सारे हैं वो सब सही हैं, ऑल ऑफ द अबव सही है। यहाँ पे आईपीसी की धारा 90 के तहत वो कंसेंट वैलिड नहीं है जो किसी फियर में दिए गए हों, अनसाउंड माइंड के द्वारा दिए गए हों या 12 साल से नीचे के बच्चे के द्वारा दिए गए हों। वो कोई भी कंसेंट यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मां के गर्भ में बच्चे की मृत्यु का कारण हत्या नहीं है जैसा कि नीचे दिया गया है। Causing of the death of a child in the mother's womb is not homicide as provided under। ये किसमें कहा गया है? एक्सप्लेनेशन 3rd टू सेक्शन 300, एक्सप्लेनेशन 3rd टू सेक्शन 299, एक्सप्लेनेशन 3rd टू सेक्शन 301 और एक्सप्लेनेशन 3rd टू सेक्शन 302। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, अंडर सेक्शन 299 एक्सप्लेनेशन 3, द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स womb is not homicide, but it may amount to culpable homicide to the cause the death
of a living child if any part of that child has been brought forth, though the child may not have breathed or been completely born. सेक्शन 299 का एक्सप्लेनेशन 3 इस बात को डील करता है कि अगर मदर के उम्र में कोई बच्चा मर जाता है या डेथ हो जाती है उसकी, तो वो एक होमिसाइड नहीं है। लेकिन अगर बच्चे का के अंग का कोई पार्ट बाहर निकाला जाता है और उस कारण से बच्चा मर जाता है, इवन वो पैदा हुआ हो या ना पैदा हुआ हो, तब वो इसके अंदर डील नहीं होगा। तो ये तभी डील होगा कि उम्र के अंदर बच्चा अगर डेथ कर गया है तो वो होमिसाइड नहीं माना जाएगा, मतलब हत्या का कारण नहीं माना जाएगा अगर कोई पार्ट उसका बाहर नहीं निकाला गया। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी, इसके बारे में डील करता है। क्वेश्चन नंबर 16, पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन अंडर आईपीसी इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म विच मे एक्सटेंड टू, कितने साल के लिए, आर विथ फाइन आर विथ बोथ। तो अगर डिफेमेशन का केस है, मानहानि का मुकदमा है और मानहानि में सजा कितनी दी जा सकती है, वो सजा हो सकती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट 2 साल की, फाइन या दोनों। तो ये आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 years। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, assault or criminal force to woman to intent to outrage her modesty under IPC is which kind of offense? आईपीसी के तहत महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उन पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग किस प्रकार का अपराध है? नॉन कॉग्निजिबल एंड वैल्यूएबल, कॉग्निजिबल एंड वैल्यूएबल, कॉग्निजिबल एंड नॉन वैल्यूएबल, नॉन कॉग्निजिबल एंड नॉन वैल्यूएबल। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जरा इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। लॉ के सेक्शन 354 आईपीसी makes a special crime to use force against a woman or even threaten to use force if the intention is to outrage her modesty. It treats it more seriously than normal and criminal force by allowing the police to make arrest for such crimes without a warrant. तो ऐसा करने पे बिना वारंट के ही जो है पुलिस गिरफ्तार कर सकती है उसको। तो जब कोई इस तरह का केस होता है जहां बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो वो किस केस में होता है? जहां पे कॉग्निजिबल एंड नॉन वैल्यूएबल होता है। तो ये जो 354 है वो कॉग्निजिबल एंड नॉन वैल्यूएबल है, यानी कि संज्ञेय अपराध है और नॉन वैल्यूएबल है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको कहता है, ए प्लेसेस मैन विथ फायरमेन्स एट द आउटलेट ऑफ द बिल्डिंग एंड टेल्स जेड दैट दे विल फायर एट जेड इफ जेड अटेम्प्ट्स टू लीव द बिल्डिंग, ए इज गिल्टी ऑफ। ए ने क्या किया, इमारत के बाहर, किसी इमारत के बाहर कुछ आग्नेय शास्त्रों के साथ कुछ पुरुषों को रख देता है और जेड से कहता है कि यदि तुमने इमारत को छोड़ने की कोशिश की, इस बिल्डिंग को छोड़ने की कोशिश की, तो तुम्हें गोली चला दी जाएगी, तुम्हें मार दिया जाएगा। अब इस केस में ए किस तरह का दोषी है? ए दोषी है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, या दोनों का, या नन ऑफ दिस का। तो यहां पे देखिए इसने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तो यहां पे है, साथ ही रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट भी है, जब वो उसको जाने ही नहीं दे रहा उस बिल्डिंग से। तो बोथ ए एंड बी इज राइट हियर। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन which is asked from the IPC in AIB exam 16 and 17। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको बातें समझ में आई होंगी। आईपीसी की बहुत सारी धाराओं को आपने यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखा। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने लाइक्स और कमेंट्स जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।